गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 विज्ञान विषय के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि इस पाठ का तीसरा वीडियो है। यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो नंबर 3। इस पाठ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले आप लोगों को पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा बताई गई थी और उसका गुण बताया गया था। और साथ साथ में आप लोगों को होमवर्क के लिए ठोस, द्रव और गैस में अंतर या तुलना करने के लिए कहा गया था। तो वो उसके बाद ये अगला वीडियो है और इसमें जो पहली हेडिंग है पढ़ना है आपको तीसरे वीडियो में, ये है आपका अणु गति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के लक्षणों की व्याख्या। मतलब कोई भी पदार्थ जो हमारा है वो क्या किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। तो अणुओं में जो गति होती है उस गति के आधार पर आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में बताना है। तो इस हेडिंग में आप लोगों को ठोस, द्रव और गैस में उपस्थित जो अणु हैं उसकी गति किस प्रकार से होती है और उसके आधार पर उनकी आकृति और आयतन कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाएंगे आप लोग अणु गति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस के लक्षणों की व्याख्या। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हेडिंग लिखा हुआ है, ये इस प्रकार है। तो पहला हेडिंग हो जाएगा ठोस। फिर ठोस के अणु। अगर हम लोग ठोस की बात करें तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जहाँ ठोस की परिभाषा पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं। उनके बीच में जो अंतराणु आकर्षण जो स्थान होता है, रिक्त स्थान या रिक्तियाँ, वो बहुत कम होती हैं, नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, चित्र यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र ठोस में पदार्थ के अणुओं की व्यवस्था। यहाँ पर देखो ये जो ठोस जो गोल गोल संरचना दिखाई जा रही है वो क्या आपका है? पदार्थ के अणु हैं और इनका जो जुड़ाव है आपस में, उनके बीच में जो रिक्तियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। तो इस तरह से इसीलिए इनका जो आकार और आयतन निश्चित होता है। तो इसको परिभाषित कैसे किया गया है, ये देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है कि पदार्थ के जो अणु हैं वो अत्यधिक क्या है? पास पास हैं। और अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जब पास पास होंगे तो वो आपस में जुड़े होंगे, उनके बीच में एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो वही बता रहा है कि आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। परिणाम स्वरूप अणुओं के गति करने की स्वतंत्रता नगण्य होती है और जिसके कारण से क्या होगा, अणु इधर से उधर घूम नहीं पाएंगे। भाई जब सब लोग उसको पकड़े रहेंगे, उनमें आकर्षित किए रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की आयाति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? नगण्य हो जाती है। इसलिए ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है और इसके बाद ये चित्र बना लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखिएगा द्रव के बारे में बताते हैं। तो अणु गति सिद्धांत के आधार पर द्रव की जो परिभाषा या व्याख्या या लक्षण होगा वो क्या होगा? इसमें एक चित्र दिखाया गया है। चित्र द्रव में पदार्थ के अणुओं की व्यवस्था। ये पदार्थ के अणु हैं, ठीक है। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर मैंने दो संरचनाओं के रूप में दो परमाणु लिए हैं। जैसे अगर एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये, दोनों मिलकर क्या बना है? अणु बना रहा है। तो जो अणु हैं इनमें बीच में स्थान है, रिक्तियाँ हैं इसमें, और इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो भी क्या है? वो थोड़ा कम है। किसकी अपेक्षा में? ठोस की तुलना में। ठोस में अणु पदार्थ के जो अणु हैं बहुत पास पास थे, उनके बीच में जगह नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो जगह, ये भी ये सब क्या है? रिक्तियाँ हैं, खाली स्थान है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें एक दूसरे के ऊपर फिसलने का गुण आ जाता है। तो जब द्रव के अणु एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग तरलता का गुण या बहने का गुण कहते हैं। और इसी कारण से द्रव्य किसी भी पात्र में डाला जाता है तो वह उसी का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन उसका हमेशा निश्चित रहेगा। जैसे 1 लीटर हम लोगों ने लिया पानी, तो अगर 1 लीटर पानी को अगर हम लोगों ने बड़े से बोतल में डालेंगे तो 1 लीटर की बोतल में डाला तो 1 लीटर की बोतल के साइज़ का हो जाएगा। अगर किसी थाल में डाल दें तो वो थाल का आकार ले लेगा। अगर किसी ग्लास में डाल दें तो वो ग्लास का आकार ले लेगा। अर्थात जिस पात्र में हम डालेंगे वह 1 लीटर पानी उसी पात्र का आकार ले लेगा। इसीलिए द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। तो परिभाषित कैसे कर रहे हैं ये देख लीजिए आप लोग।
अणुगति सिद्धांत के आधार पर द्रव के लक्षण। तो यहाँ पर द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था में अणु ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे अणुओं के बीच आकर्षण बल कम लगता है। परिणाम स्वरूप अणु एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, जिसके कारण द्रव के अणुओं में बहने, ब्रैकेट में तरलता, बहने का मतलब तरलता से है, ब्रैकेट में बहने तरलता का गुण आ जाता है। और वे जिस भी पात्र का मतलब यहाँ बर्तन से है, जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अतः द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर इसका फिगर दिया हुआ है, तो इसका फिगर भी आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ये जो डॉट्स दिखाए गए थे ये रिक्तियों के लिए था, और ये जो ये बनाया गया है वो उन दो परमाणुओं को मिलकर के अणु की संरचना के लिए बताया जा रहा है। अब तीसरा है यहाँ पर गैस। तो अगर गैस की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, उनके बीच में रिक्तियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। द्रव के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में रिक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें गैस के अणुओं की, तो गैस के अणुओं के बीच में रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसी कारण से क्या होता है, ये आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, और इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं हम लोग, अणुगति सिद्धांत के आधार पर। भाई इनके अणुओं के बीच में निरंतर गति होती रहती है, तो इनमें जब गति होती रहती है तो इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और जिसकी वजह से इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होगा, अनिश्चित होगा। देख लीजिए इसको कैसे, गैसों के अणुओं में ठोसों एवं द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल लगभग शून्य होता है। इसलिए गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। तो भाई जब और गैस के जो अणु हैं वो उनके बीच में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब अगर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो अणु एकदम इधर से उधर फैले रहेंगे, और यही आप जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और अणु इधर से उधर लगातार घूमते फिरते रहेंगे, इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होगा, और आकर्षण बल बहुत कम होगा तो उनका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो जाएगा, अनिश्चित माना जाता है, अनिश्चित होगा। यहाँ पर फिगर के रूप में भी समझाया गया है आप लोग को, और ये परिभाषा उसकी है। फिगर में ठोस के अणु बहुत पास हैं, रिक्तियाँ इनके बीच में बहुत कम होती हैं। द्रव के अणु इनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, रिक्तियाँ होती हैं इसमें, और गैस के अणु में रिक्तियाँ बहुत दूर दूर होती हैं। तो ये लिख लेकर करके इसको परिभाषित करके इसे लिख लीजिएगा आप लोग, और अपने फेयर कार्ड में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है। चौथे वीडियो में अगर हम देखेंगे, चौथे वीडियो में हम लोग द्रव की अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। मतलब किसी भी पदार्थ का जो अवस्था है वो कैसे बदलता है, उसके बारे में हम लोग चौथे वीडियो में पढ़ेंगे, और इसे अपने फेयर कार्ड्स में सभी लोग नोट कर लें। धन्यवाद।